Hello, my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am yet again with another video. And today we are going to read one of my favorite poems of grade 10 syllabus, and the name of the poem is अमांडा। इस वाली पोम से तुम बच्चे टीनेजर सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाले हो, क्योंकि ये पोम तुम्हारे मन की आवाज, तुम्हारे दिल की आवाज को वॉइस आउट करेगी। ठीक है, इस पोम में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रोटैगनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अमांडा, जो कि 13-14 साल की टीनेजर सी बच्ची है। उसके साथ क्या होता है हम देखेंगे। इस पोम का थीम, सेटिंग, स्टाइल एंड पैरेंथेसिस। ये वर्ड हम लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। पैरेंथेसिस बहुत बहुत यूजुअली नहीं पढ़ते हैं हम, लेकिन ये क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। हम इसके अंदर आने वाली इसी पूरी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसको रीड भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है और कैसा होना चाहिए। और अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नैग करेंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे, अगर उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उस बच्चे के मन में क्या डिज़ायर्स होती हैं, वो किस तरीके से फ्रीडम चाहती है या चाहता है, कैसे वो बच्चा ना दैट पर्टिकुलर चाइल्ड yearns for the freedom, that particular child yearns for the silence. These all things we're going to cover in this particular video. अच्छा, ये सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, रेत को जितनी तेज मुट्ठी में बंद करोगे उतनी तेजी से फिसलती है, राइट? तो ये पोम इसी थॉट पे है कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स वांट कि हमारा बच्चा इस दुनिया का बेस्ट बच्चा बन जाए, वेल मैनर्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, ओबीडियंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो। मतलब इस दुनिया की जितनी क्वालिटीज हैं वो सारी किसके अंदर आ जाए, मेरे बच्चे के अंदर आ जाए। ये हर पेरेंट का थॉट है और ये थॉट गलत नहीं है। बट समटाइम्स बीइंग टू ऑब्सेस्ड विद द थॉट ऑफ अ परफेक्ट चाइल्ड, parents do nag at the children, parents do scold them, parents do वो उसको इतनी तमीज सिखाने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा डांटते हैं कि कहीं ना कहीं वो बच्चा उन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होके he or she yearns for the freedom। उसके एक सिंगल डिज़ायर रह जाती है लाइफ में, और वो डिज़ायर क्या होती है? फ्रीडम, साइलेंस एंड आइसोलेशन। आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं अमांडा, वो भी कुछ इसी बारे में। एक 13-year-old गर्ल है who yearns, who desires for freedom no matter what. She's done with everything. She's irritated. She's annoyed with her surroundings, and what is there in her surrounding? We'll be reading that. Before that, we'll quickly see the competency। बच्चों क्या है? सबसे पहले कंट्रोल एंड फ्रीडम। मैंने बताया था कंट्रोल और फ्रीडम दो पोल्स हैं, ठीक है? हम सोचते हैं कि कंट्रोल करेंगे तो हमारी फ्रीडम स्नैच हो जाती है, फ्रीडम दे देंगे तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये दो पोल्स हैं जो कहीं ना कहीं साथ में पैरेलली चल सकते हैं। ये ऐसे ही दो पोल्स हैं। अगर हम एक बेसिक कंट्रोल रखें, एक बेसिक सर्विलेंस रखें बच्चों पे, और उन्हें कुछ चीज़ों में फ्रीडम भी दें, तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट चिल्ड्रन जो रिलेशन होता है, जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, वो बहुत अच्छा हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो कंट्रोल एंड फ्रीडम शुड बी एक ऐसे अमाउंट में होना चाहिए, कंट्रोल और फ्रीडम, जो कि पेरेंट के लिए भी अच्छा हो और जो बच्चे के लिए भी अच्छा हो। दूसरा, कम्युनिकेशन की टू एवरी रिलेशनशिप। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैम आप रिलेशनशिप एडवाइजर बन गए हो आज। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, रिलेशनशिप बहुत तरीके के होते हैं। सिबलिंग रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, अगर मैं बोलूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओके, देन यू हैव हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ओके। बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं इस दुनिया में, हमने देखा है। हम खुद एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी एक रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है बेटा? कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। आजकल ऐसा बहुत होता है कि बच्चे, चिल्ड्रन, दे क्लेम दैट वी डोंट लाइक दैट टीचर। हमें वो टीचर पसंद नहीं, उनका पढ़ाया समझ में नहीं आता। वाई? क्योंकि हम दिमाग में एक परसेप्शन लेके बैठे हैं और हम कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई चीज़ बुरी लगी तो वो टीचर को बताने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई फीडबैक अगर टीचर का है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सिमिलर ऑन दी अदर हैंड, टीचर भी कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करता है बच्चों से, और टीचर भी बच्चों से अपना फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करता। और
जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ पे अथॉरिटेटिवनेस आ जाती है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, और इसी चीज़ से रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। नाउ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज एज सिमिलर टू एनी अदर रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे हमें दूसरी पार्टी यानी कि एक अगर कोई यंगर पार्टी है और कोई एक एल्डर पार्टी है तो दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। विद दैट बोथ ऑफ देम शुड कम्युनिकेट देयर फ्लॉज, देयर प्रॉब्लम्स, देयर पॉइंट ऑफ इरिटेशन, द हैप्पीनेस, द जॉयज। हर एक चीज जब कम्युनिकेट होगी दोनों वे से, टू वे कम्युनिकेशन होगा, देन एवरी रिलेशन इन दिस होल वर्ल्ड कैन फ्लरिश लाइक एनीथिंग। सारे रिश्ते जो इस दुनिया में वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। सो ये दो कॉम्पिटेंसीज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली समझने वाले हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम अमांडा का राइटर कौन है। रॉबिन क्लीन, शी इज स्टिल अलाइव, शी वाज बोर्न इन 1936 28 फरवरी एंड शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। ऑस्ट्रेलियन ऑथर है एंड सबसे ज़्यादा जो इनका जॉनरे है, ये किस चीज़ के बारे में लिखती हैं, ये चिल्ड्रंस बुक एंड फिक्शन के बारे में लिखती हैं। इनको बच्चों के बारे में लिखना और बच्चों के लिए किताबें लिखना बहुत पसंद है। और अमांडा इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे इन्होंने 13 ईयर ओल्ड के बच्चे के थॉट्स को डिकोड किया और उसको कितनी ब्यूटिफुल पोएम में कन्वर्ट किया। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। जल्दी से हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं। क्या सेटिंग्स हैं इस पर्टिकुलर पोएम की। देखो, दो सेटिंग्स पैरेलली चल रहे हैं। अब तुम बोलोगे सबसे पहले मैम हमें तो ये बता दो कि सेटिंग क्या होती है। बेटा देखो, सेटिंग इज नथिंग बट द एनवायरनमेंट दैट इन विच अ पर्टिकुलर लिटरेचर पीस इज सेट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई पर्टिकुलर लिटरेचर पीस को सेट किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अ लेटर टू गॉड का क्या था, एक वैली है, माउंटेन है, रिवर है। सिमिलरली अमांडा पोएम में दो सेटिंग्स हैं जो पैरेलली चल रही है। एक बार सेटिंग 1 आती है, फिर सेटिंग 2 आती है, यानी कि बार बार एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्या है, सबसे पहले है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड से मतलब, रियल वर्ल्ड से यहाँ पे हमारा मतलब है कि एकदम नॉर्मल दुनिया जहाँ पर अमांडा है, अमांडा के वन ऑफ द पेरेंट हैं जो उसे डांट रहे हैं। वेयर अमांडाज मदर, हम अज्यूम करते हैं कि वो अमांडा की मदर है, स्कोल्डिंग हर इवन ऑन ट्रिवियल थिंग्स। जहाँ पर अमांडा की मदर उसे छोटी छोटी बातों, ट्रिवियल यानी कि बहुत छोटी छोटी बातों पे भी डांट रही हैं। तो एक सेटिंग चलेगी रियल वर्ल्ड की सेटिंग, जहाँ पर कुछ ड्रीमी नहीं है, जहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, जहाँ पर मदर है, अमांडा है, और अमांडा की मदर उसे कॉन्टिन्यूसली छोटी छोटी बातों पे नैक कर रही हैं एंड डांट रही हैं। सेकेंड सेटिंग अगर हम देखेंगे तो इमेजिनरी वर्ल्ड की है बच्चों। इमेजिनरी वर्ल्ड किसका, it is the imaginary world of Amanda where she seeks isolation, freedom and peace। जहाँ पर वो खुद की बॉस है, जहाँ पे she is the owner of herself and whatever she is not able to get in the real world, be it isolation, freedom, silence, peace, वो हर एक चीज को इमेजिन कर रही है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में और वो वहां पर उस चीज का आनंद ले रही है, वहां पर उस चीज का मजा ले रही है। तो दो सेटिंग्स चल रही हैं, एक रियल वर्ल्ड की जहाँ पर उसको बार बार डांट पड़ रही है, और एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पे अमांडा अपनी डिजायर ऑफ फ्रीडम, हर डिजायर ऑफ पीस एंड आइसोलेशन को फुलफिल कर रही है। तो क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे दो सेटिंग्स है पैरेलली चल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलो जल्दी से हम लोग स्टाइल देखेंगे, किस वे में इस पोएम को लिखा गया, और इसके स्टाइल पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि इसमें एक चीज है जिसे हम कहते हैं पेरेंथेसिस। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, आई एम नॉट एबल टू रब इट ऑफ, ठीक है, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस इसमें क्या है बच्चों, एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से ये पोएम का स्टाइल सारी पोएम से बहुत डिफरेंट है, तो वी हैव टू लर्न इट। सबसे पहले अमांडा बाय रॉबिन क्लीन इज अ 7 स्टैंजा पोएम डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली शॉर्ट स्टैंजा। एक थोड़ा सा लंबा पोएम है जो कि 7 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, और स्टैंजाज कुछ बहुत लंबे नहीं है, 4 लाइन के स्टैंजाज हैं, शॉर्ट स्टैंजाज हैं।
These contain a great deal of repetition and are noted by their transition between nagging comments directed at Amanda and her daydreams. Why ये पोम सबसे अलग है? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट सेटिंग्स चल रही हैं. एक शुरू होती है जहाँ पर अमेंडा इज बीइंग nagged at continuously, where Amanda is continuously scolded, where Amanda is actually reprimanded for even very small things like biting her nails, for her bad posture and everything. And then suddenly the poem it takes a transition, it changes into Amanda's dreamy world. यानी कि एक रियलिटी में है, डांट पड़ रही है, डांट पड़ते ही वो इतनी इरिटेट हो जाती है कि वो एकदम से टर्न ले लेती है. अमेंडा की पोम एकदम से टर्न लेके ड्रीमी वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पे जो भी रियल वर्ल्ड में होता है वैसा कुछ नहीं होता. साइलेंस है, पीस है एंड आइसोलेशन है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टाइल डिफरेंस है. वैसे हम जैसा पढ़ते आते हैं शुरुआत से वैसे ही चलते जाते हैं. यहाँ पर ये एक स्विच ऑफ स्टाइल है. And most important, her daydreams are structured within parenthesis, while the nagging statements usually end with her name and an exclamation point. और उसके जितने भी thoughts हैं बच्चों, those are written into parenthesis. What is parenthesis? देखो, whenever we insert any explanation about anything in a bracket, किसी भी ब्रैकेट में अगर मैं किसी चीज का एक्सप्लेनेशन लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया, तुम्हारी टाइगर इन द जू का है विविड, VIVID, विविड. विविड का मतलब होता है ब्राइट एंड कलरफुल. ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूं पहले विविड एंड उसके नीचे उसका मतलब लिखूं एक ब्रैकेट में, हियर इट मीन्स ब्राइट एंड कलरफुल स्ट्राइप्स ऑफ द टाइगर. सो नाउ अब क्या किया मैंने, उस विविड का एक्सप्लेनेशन दिया ब्रैकेट में. तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जिसके विदाउट ऊपर की चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंथेसिस कहते हैं. तो यहाँ पर अमेंडा के जितने भी थॉट्स हैं वो थॉट्स किसके अंदर दिए गए हैं, वो थॉट्स पेरेंथेसिस में दिए गए हैं इन अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अमेंडाज रियल वर्ल्ड. और ऐसा क्यों किया गया है? बहुत सिंपल सा रीजन है. पोएट हमें ये समझाना चाह रही है, पेरेंट्स को समझाना चाह रही है, इनफैक्ट बच्चों को भी ये समझाना चाह रही है कि जब आप बहुत ही कॉन्स्टेंटली आपको कोई नैक करता है, स्कोल्ड करता है, हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ कोई आपको बार बार अगर किसी चीज पे टोकेगा तो आप पक्का से रियलिटी से रेस्क्यू करके अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे. उस चीज को आप बहुत ज्यादा इनडिफरेंट हो जाएंगे. तो प्रेजेंट सिनेरियो को समझने के लिए अमेंडा की इमेजिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमेजिनेशन में इंसान वही चीजें सोचता है जो उसे रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है. इमेजिनेशन में इंसान हमेशा वही चीजों को यर्न करेगा, डिजायर करेगा, लॉन्ग करेगा, जो चीजों से रियलिटी में नहीं मिली है. और अमेंडा की इमेजिनेशन से ही हम उसके रियल लाइफ को ज्यादा बेटर समझ पाते हैं. विद व्हाट? इसी चीज से समझ पाते हैं कि अमेंडा जो बार बार अपने आप को एक ऐसी जगह से इमेजिन कर रही है जहां कोई नहीं है, जहां फ्रीडम है, साइलेंस है. इट मीन्स रियल वर्ल्ड में उसे फ्रीडम, साइलेंस एंड पीस बिल्कुल भी मिला नहीं है, and she is yearning for that. And parenthesis is one of the most important point of this particular poem. I hope ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों. Let us move to the other one. अब इसकी एक जल्दी से शॉर्ट थीम देख लेते हैं. क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली जो वीडियो आएगी, कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो आएगी, सॉरी उससे पहले हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस भी करेंगे, तो उसमें मैं तुम लोगों को इसकी थीम प्रॉपरली समझाऊंगी. बट यहाँ पर एक बार देख लो कि शॉर्ट थीम क्या एकदम आइडिया क्या है इस पोएम का. देखो, दो पार्टीज होती हैं हमेशा किसी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में. एक तो पार्टी होती है, वो किसकी होती है, पेरेंट्स की. यहाँ पे हम इसको डोमिनेटिंग पार्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है भैया, इनके पास है पावर, इनके पास है अथॉरिटी, ये है एल्डर, बड़े लोग हैं. और एक पार्टी होती है चिल्ड्रन की, जो कि समहाउ थोड़े से सबमिसिव होते हैं. बहुत ज्यादा भी सबमिसिव मैं नहीं कहूंगी आजकल के बच्चों को देख के, बट ऑफ कोर्स उनको पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है. अब देखो, ये जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें बस दो बातें अगर कोई बच्चा ध्यान ले, एक बात अगर बच्चा ध्यान कर ले और एक बात अगर पेरेंट ध्यान कर ले, और मिलके ये दोनों दो बातों का ध्यान अगर रखें, तो कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं होगा. सबसे पहले देखो, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए
कि हर बच्चा आपने, ऑफ कोर्स यू हैव गिवन द बर्थ टू द चाइल्ड, यू ब्रॉट दैट चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यू हैव द ड्यूटी, पेरेंट्स आर ड्यूटी बाउंड टू अपब्रिंग, टू गिव द बेस्ट अपब्रिंगिंग पॉसिबल. बच्चे को बेस्ट अपब्रिंगिंग देने की जो ड्यूटी है वो किसके ऊपर है बाउंड? वो पेरेंट्स पे, ऑफ कोर्स. बट देन पेरेंट्स ऑफ कोर्स फॉरगेट द पॉइंट दैट द चिल्ड्रन आर ह्यूमंस टू. They have their own privacy, they have their own space, and if anyone tries to enter in person के एक बिल्कुल एक intimate space में अगर कोई भी enter करने की कोशिश करता है, अगर उसको बार बार डांटने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको authoritatively उसको बोलेंगे ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, तो कहीं ना कहीं बच्चा हमेशा rebellion फॉर्म में आएगा. सो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड नॉट इंटरफेयर विद चाइल्ड्स privacy. They should understand that the child is human too, and child has some sort of an intimate privacy which should not be जो पेरेंट्स को कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड देखो, पेरेंट्स का ही सारा यहाँ पर गेम नहीं है समझने का, बच्चों को भी समझना चाहिए. आजकल के बच्चों को व्हेन आई सी, दे आर वेरी सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाते हैं. हम तो पिटते थे हमारे मम्मी पापा से, इनफैक्ट हमारे टीचर्स से भी. So children should also understand on the other part that whatever the parents are doing, they're not doing it for fun. ऐसा होता है कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स, मम्मा पापा बैठते हैं आराम से और सोचते हैं कि चलो आज तो हम हमारे बच्चे के मजे लेते हैं, उसको बोलेंगे ये काम कर, वो काम कर. ऐसा नहीं होता ना, कभी नहीं होता. कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता, और उसको बच्चे को हर्ट करना, बच्चे को परेशानी पहुंचाना, तो वो बिल्कुल इट इज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन. ऐसा कभी वो नहीं सोच सकते हैं. तो यहाँ पे बच्चों को भी इतनी सी चीज समझनी चाहिए दैट वट एवर पेरेंट्स आर डूइंग, they are doing because they are concerned for the child, they care for the child, and they think that उनकी ड्यूटी लगती है कि बच्चे को सही रास्ते पे लाना, उसको सही बातें सिखाना, वो उनकी ड्यूटी है. तो once parents understand child's privacy and child understand parents' concern, then the whole child parent relationship becomes the best. उसको फिर कोई दिक्कतें नहीं आती, पेरेंट को पेरेंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, चाइल्ड को किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट दिस पोएम इज बेसिकली ट्राइंग टू टीच अस ऑल. दिस इज द थीम व्हिच इज बीइंग टच्ड बाय रॉबर्ट क्लीन, that parents and children should understand each other's perspective, each other's point of view. Now, अब हम जल्दी से पोम पढ़ते हैं, पोम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और जहां पे भी तुम लोगों को दिक्कत आए मुझे जल्दी से क्वेश्चन करके बता देना. आई विल सॉल्व योर डाउट्स. चल, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now, the whole poem is starting with the nagging itself, with the scolding itself. We can see that Amanda's mother is scolding Amanda. The poem is starting with an instruction. Don't bite. Don't hunch. Stop that. So these are very, harsh instructions, harsh scoldings and harsh naggings being done by a parent to Amanda. And we generally assume कि ऐसी चीजें, posture के बारे में, acne के बारे में, nails के बारे में, homework के बारे में पूरे दिन हमसे हमारी मदर करती हैं. तो हम यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो assume कर रहे हैं कि अमांडा से यहाँ पे कौन बात कर रहे हैं बच्चों? उसकी मदर बात कर रही है. यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है कि which parent is being, which parent is talking to Amanda, but we just assume with the kind of conversation that is happening between the parent and Amanda that it is the mother of the girl. Now, the poem is starting with an instruction, rather 3 or 4 instructions in one stanza. Now, Amanda's mother is scolding her for biting her nails. She's telling her, you should not bite your nails. How many times I've told you it's not a good habit? Then she is scolding her for her posture. She's saying the way you sit is really bad. Why you hunch your shoulders? Hunch करते ना हम लोग shoulders को. She's saying just correct your posture. Sit up straight. You're a smart girl. You're a teenager. You must sit straight. You must sit, in a nice posture. And then stop that slouching. देखो slouching हम सब करते हैं. सोफे पे कौन हम लोग सब ऐसे सीधे बैठते हैं
और विद इन 30 to 45 मिनट्स हमें पता लगता है कि ऐसे जब हम बैठे थे वो धीरे 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 करके हम स्लाउच करके पूरा के पूरे सोफे पे क्या कर जाते हैं, लेट जाते हैं. सो इट इज वेरी कॉमन. इट्स नॉट लाइक कि अमांडा ऐसा कर रही है, बट हर एक टीनेजर ये हरकतें करता है, हर एक टीनेजर बच्चा ये सारी चीजें करता है. So now mother is, scolding her for her nails, she's scolding her for her posture, and she's telling her not to slouch. She's telling her to sit up straight. Now, look, Amanda tried to listen to her mother. एक बार जल्दी से पहले ये देख लो. hunch का मतलब होता है bend करना, जब आप किसी चीज को झुका के रखते हो, या बैड posture को भी हम क्या कहते हैं, hunching कहते हैं. स्लाउच एकदम लेजी वे में जब ऐसे लेट जाते हैं बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लाउचिंग कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, अमांडा ने ट्राई किया सुनने की, जैसे उसकी मदर ने बोला डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, तो शी ट्राइड टू लिसन, शी वांटेड टू लिसन टू हर मदर एंड शी वांटेड टू नो व्हाट शी हैज टू टेल हर. एंड द मोमेंट शी हर्ड डोंट बाइट योर नेल्स, शी न्यू कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे पूरे अब 5-10 सेकंड तक डांट पड़ने वाली एक टॉपिक के लिए. सो व्हाट शी डिसाइडेड टू बी इनडिफरेंट टू मदर, शी डिसाइडेड टू इग्नोर द नैगिंग्स ऑफ द मदर. और इग्नोर हम कभी किसी चीज को कब करते हैं, जब कोई चीज लिमिट के बाहर चली जाती है. आज अगर मैं तुम्हें एक ही पोम को 10 बार, 12 बार, 15 बार और 100th टाइम पढ़ाऊं, तो क्या तुम उसी वीडियो को बार बार देखोगे? नहीं. वाई? बिकॉज you're done with that. एक लिमिट क्रॉस हो गई है और उसके बाद हम उस एक पर्टिकुलर कंटेंट, उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए इनडिफरेंट हो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता. सेम अमांडा के साथ हुआ. अमांडा ट्राइड टू लिसन टू हर मदर, बट द मोमेंट शी गॉट दैट स्कोल्डिंग, द मोमेंट शी हर्ड दैट हर मदर वाज स्कोल्डिंग हर, she just escaped from the reality and she slipped into a dreamy world. उसने रियलिटी को वहीं छोड़ा और अपने इमेजिनेशन में एक नई दुनिया बनाई, और वो दुनिया क्या थी वो हम पढ़ने वाले हैं. एंड देखो ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में उस रियलिटी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि भैया मुझे क्या चाहिए और तुम मुझे क्या दे रहे हो एज अ पेरेंट. I want freedom, I want silence, I want peace, I want inactivity, but what you're doing is you're just scolding me. So अब हम जल्दी से देखते हैं अमांडा ने क्या इमेजिन किया. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. देखो languid का मतलब होता है काम, कोई चीज जो पीस पे है, जिसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, शोरगुल नहीं है, एकदम पीस पे है, ट्रैंक्विल है, शांत है, काम है. फिर एमरल्ड ग्रीन कलर का जेम होता है, पन्ना जिसे हम कहते हैं, उसको कंपेयर किया गया है सी से. इनहेबिटेंट यानी कि रेजिडेंट, कहीं कोई इंसान जो रहने वाला होता है उसे हम इनहेबिटेंट कहते हैं. और ड्रिफ्टिंग यानी कि धीरे धीरे फ्लोट करना. अब अमांडा इमेजिन कर रही है, और वो क्या इमेजिन कर रही है, दैट द मोमेंट हर मदर टोल्ड हर डोंट बाइट योर नेल्स, शी न्यू दैट शी हैड नो other things to give to her, so she slipped into a reverie, she slipped into a dreamy world. और उस ड्रीमी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की सी है. there is this big vast green color ocean where there is nobody else but Amanda. She's saying na, where the sole inhabitant is me, that would be my kingdom, that would be my place to live, and I want complete isolation, I want complete aloofness. मेरे आसपास मुझे कोई भी नहीं चाहिए. एक बड़ा सा सी है, इनफैक्ट उस सी में भी कोई एक्टिविटी नहीं है. सी बहुत शांत है, ट्रैंक्विल है, काम है, पीसफुल है, और उस बड़े से सी की क्वीन मैं हूँ. उस बड़े से सी में सिर्फ मैं रहती हूँ. एंड मैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हूँ? आई एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मर्मेड. Here she wants, she's showing her creativity. कि I want to be creative. I want to live my life on my own terms. I want to be unique. I want to be different. And for that, I want isolation. I want peace. I want, silence around me. I want freedom. तो यहाँ पर वो कह रही है कि एक बड़ा सा सी है, उस सी में मैं एक अकेली हूँ जो रहती हूँ, और मैं मर्मेड हूँ. और मैं स्लोली स्टेडली विदाउट किसी शोर के, बिना किसी नॉइस के, डांट के, पीट के, किसी के भी अलावा पूरी के पूरे सी में अकेले मैं बस धीरे धीरे फ्लोट कर रही हूँ. ये सारी की सारा पैराग्राफ किसको दिखाता है? अमांडाज डिजायर फॉर फ्रीडम, साइलेंस एंड पीस.
कि भैया, एंड आइसोलेशन भी कह सकते हैं कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे आइसोलेशन चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन अब मदर क्या कहती है, सडनली उनको दिखा कि अमांडा तो चुप है, अमांडा तो इनडिफरेंट है, तो वो वापस से आई और वापस से अमांडा को डांटने लगी। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। Again, mother had nothing better to tell her, and now she started lecturing her, she started interrogating her for her homework, that whether you finished your homework or not, Amanda, whether I told you to clean your room, Amanda, how many times do I need to tell you, did you clean your room or not? And then she said, एंड आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू क्लीन योर शूज। अब देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मदर कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ करो और साफ जूते पहना करो, और बाहर आती जाती हो, जब बाहर आती जाती हो तो वो एकदम साफ जूते वहां पर पहना करो। अब इसी के रिस्पॉन्स में अमांडा का क्या इमेजिनेशन है, विल बी लुकिंग एट इट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन द टू। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब देखो शूज की बात की तो अमांडा, बिकॉज वो इतना ज्यादा नैक की गई है, तो नाउ शी हैज टेकन अ पिक्चर ऑफ अ रेबल. You know, she has taken a personality of a rebel person. The moment she heard mother is talking about shoes, she said, shoes? I will not wear my shoes. I will not wear my shoes at any cost. She imagines a big city where nobody lives except Amanda, and she says, I am an orphan. Now, by the word orphan, she does not mean that she wants to be, she wants her parents to die, or she wants her, ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ गलत करना चाहती थी. ऑर्फन यहाँ पे एक तरीके का सिंबल है यूज्ड फॉर आइसोलेशन, कि भैया अकेले रहना है, लोनलीनेस, alone. She wanted to live a solitary life. She wanted to be all alone, and orphan is signifying these feelings of Amanda. ठीक है, तो अमांडा कह रही है आई एम एन ऑर्फन, आई एम कंप्लीटली अगेन आई एम कंप्लीटली a sole inhabitant of that city. I am the only one who lives there, and I will not wear the shoes. I will roam the streets. I will roam around the streets. मैं अपनी उसकी गलियों में घूमती रहूंगी नंगे पैर, without any slipper, without any shoes. I will pattern the dust with my hushed bare feet. मेरे पैरों से मैं धीरे धीरे, हर्ष यहाँ पे किस चीज को दिखाता है, फ्रीडम, हर डिजायर फॉर साइलेंस, कि मैं अपने पैरों से, नंगे पैरों से, शूज नहीं पहनूंगी मैं, और अपने नंगे पैरों से धीरे धीरे बिना किसी आवाज के अपनी गलियों में पैटर्न बनाऊंगी, मट के पैटर्न्स बनाऊंगी, और जो मुझे करना है मैं वो करूंगी. Now here she is reflecting a rebel personality of a child, that when you nag at the child too much, the child takes the personality of a rebellion. Okay, the child starts rebelling against the parents, and here Amanda is doing the same, that you want me to clean my shoes, but I don't want to wear my shoes. I want to be all alone in a city where the only person who's living in that city is just me, the Amanda, and I will be walking around the street. मैं हर उस गलियों में घूमती रहूंगी, नंगे पैर घूमूंगी, और अपने छोटे छोटे फीट से, अपने छोटे छोटे नंगे पैरों से मैं पैटर्न्स बनाऊंगी, फुटप्रिंट्स बनाऊंगी, और वो बहुत ही साइलेंस फुटप्रिंट्स होंगे, उन फुटप्रिंट्स की भी आवाज किसी को नहीं आएगी. एंड नाउ शी इज सेइंग, मे बी पीपल थिंक दैट इस दुनिया में गोल्ड, अथॉरिटी, डोमिनेंस, ये सब पावरफुल चीजें हैं, ये सारी चीजें गोल्डन है, स्वीट है, बट फॉर अमांडा शी इज clearly describing that for her the silence is golden, that इस दुनिया में साइलेंस से बड़ी कोई भी सुनहरी चीज नहीं है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है. इस दुनिया में फ्रीडम से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं है, और साइलेंस से ज्यादा सुनहरी चीज कोई नहीं है. एंड ये दोनों चीजें, ये पूरा पर्टिकुलर सेंटेंस, ये पूरी पर्टिकुलर लाइन हमें ये बताती है दैट अमांडा इज ओनली एंड ओनली yearning फॉर साइलेंस and freedom. She wants to be alone. She wants peace around herself. She wants inactivity around herself.
Why? Because she's being nagged too much by her mother that now she's done with the nagging, she's done with the scoldings, and all she wants is just the freedom and peace. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm talking to you, speaking to you, Amanda? Acne होते हैं pimples. Now mother now pulls her back to the reality world. She's imagining herself to be an orphan, roaming around the street. वो मजे कर रही है बढ़िया अपने imagination में. जो उसे चाहिए रियल वर्ल्ड में वो अपने इमेजिनेशन में उसको एक ड्रीमी वर्ल्ड में उसको इमेजिन करके काफी खुश है. लेकिन अब एक्चुअली क्या हो रहा है? अमेंडा's mother is actually pulling her from her dreamy world and telling her again, scolding her, and now she's scolding her for the chocolate eating habits of Amanda. She's saying, I told you many times that you're not supposed to eat chocolate. और इसी चॉकलेट की वजह से अमेंडा तुम्हें बार बार क्या होते हैं? एक्ने हो जाते हैं. देखो तुम्हें कितने एक्नेज हो गए हैं. अब देखो एक्ने इट्स ऑल अ हार्मोनल प्रोसेस. हार्मोनल प्रोसेस होता है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है. जब बच्चा एडोलेसेंस में एंटर करता है तो ऑफ कोर्स प्यूबर्टी हिट करता है तो ऑफ कोर्स ये सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. बट नाउ मदर इज एसोसिएटिंग इट विद अमेंडाज ईटिंग चॉकलेट ईटिंग हैबिट. सॉरी, अमेंडा की किस हैबिट से कनेक्ट करी? चॉकलेट ईटिंग हैबिट से कनेक्ट करी और उसको डांट रही हैं कि आई टोल्ड यू नॉट टू ईट इट बट यू आर स्टिल ईटिंग इट. एंड देन मदर इज ऑल्सो टेलिंग हर, वही मैं कह रही हूँ ना, पुल कर रही है. अभी तक वो बढ़िया से इमेजिन कर रही थी अपने आप को ऑर्फन. नाउ शी इज स्कोल्डिंग हर इवन लाउडर एंड शी इज सेइंग कि यू एटलीस्ट लुक एट मी, आई एम स्कोल्डिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग एट मी. Why so? मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी तरफ भी नहीं देख रहे हो. ये तो बहुत गलत मैनर्स है. मतलब देयर इज तुम्हारे अंदर तो मैनर्स ही नहीं है. तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम कहीं और देख रही हो. So now this way Amanda was pulled out of her imagination. When she tried to focus again, she again got scolded. She again got nagged by her mother. And as a basic reaction, as a natural reaction of Amanda, she again slipped back into her dreamy world. And now she's imagining herself, I am Rapunzel, I've not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Now Amanda as a Rapunzel बोल रही है कि अब एक उसने एक और इमेजिन किया सिनेरियो जहाँ पर एक बड़ा सा टावर है, एक बहुत बड़ा टावर है एंड वो ट्रैंक्विल है. ट्रैंक्विल मतलब कान, एकदम पीसफुल, शांत. अब वो कह रही है उस टावर में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता. आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उस टावर में कोई है या नहीं है. मुझे फर्क तब पड़ेगा जब कोई और होगा. अगर कोई नहीं होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम हैप्पी विद दैट सॉर्ट ऑफ सराउंडिंग्स. एंड उस टावर में जैसी लाइफ होगी, एकदम काम होगी, पीसफुल होगी, एकदम साइलेंट लाइफ होगी. और ऐसी लाइफ को मिलना, ऐसी लाइफ को जीना, इट्स वेरी रेयर. मतलब अमेंडा के पास, क्योंकि उसको बार बार स्कोल्डिंग्स होती थी, उसको बार बार डांट पड़ती थी. शी गॉट कॉन्टिन्यूसली रिप्रिमांडेड बाय हर मदर. सो शी इज एक्चुअली टेलिंग दैट दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ इज अ वेरी रेयर लाइफ एंड शी yearns for it. And she is saying that I'm not stupid like Rapunzel. Rapunzel actually let down her bright hair for the prince to climb up and save her. उसने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाली. मैं अपने प्यारे से जो गोल्डन बाल जैसे रेपेंजल ने खिड़की से नीचे फेंके थे और प्रिंस उस पर चढ़ के आया था और उसको बचा के वहां से ले गया था वर्ल्ड में वापस. उसने कहा आई डोंट वांट दैट. I will never let down my bright golden hair because I want to get stranded here. I want to get stuck here forever because all I want in my life is freedom, silence and peace. Isolation. I will get that in Tower. अगर कोई प्रिंस आके मुझे बचाएगा तो मुझे वापस नॉर्मल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में ले आएगा जहाँ पे मेरी मदर मुझे डांटेंगी. तो शी इज सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू लेट डाउन माई ब्राइट हेयर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीवन to free me from that particular tower, to save me from that particular tower, because I want that life only. I want the life of tranquility. I want the life of silence. I want the life of a solitary life basically. I hope यहाँ तक समझ में आ गया होगा. But at the end, now Amanda is being scolded again
And now her mother is telling, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking का मतलब होता है have a long face. जब हम expressions बनाते हैं ना, दुखी expression, चिड़चिड़े expressions, उससे हम we generally make faces. तो faces बनाने को हम क्या कहते हैं बच्चों? Sulking कहते हैं. And nagged यानी कि जब आपको कोई persistently डांटता है, उसे nagging कहते हैं. अमांडा की मदर एट द एंड मतलब स्टैंजा में वो एक्चुअली एक्सेप्ट कर रही है अपनी मिस्टेक और वो बोल रही है स्टॉप दैट सल्किंग, आई नो यू आर मेकिंग फेसेस एट मी, आई नो यू आर गेटिंग इरिटेटेड बाय मी एंड तुम्हारे इस सल्किंग बिहेवियर से लोग ये सोचेंगे क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नैक करती हूँ, दैट इज व्हाई यू हैव टर्न्ड इनटू दिस सॉर्ट ऑफ girl. So here the parent is somehow being a little guilty about his or her behavior, but there do they have any other choice if the child is not listening to them? Of course they have. यहाँ पर इस पैराफ्रेज में स्टैंजा में समझ आ रहा है कि पेरेंट कह रहा है कि सब यही सोचेंगे कि मैं तुम पे इतना चिल्लाती हूँ, मैं तुम्हें इतना डांटती हूँ, इस वजह से तुम ऐसी हो गई हो, तुम इसी वजह से चिड़चिड़े मुंह बनाती हो, सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. अब देखो यहाँ पर पेरेंट का एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस दिख रहा है इस पोएम में एंडिंग में, और इसी पर्टिकुलर पैराफ्रेज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट ऑल्सो सफर व्हेन दे स्कोल्ड देयर चाइल्ड. Parents also, they also get, they also, it pains to them also when they scold the child. उनको भी उतना ही पेन होता है, उतना ही हर्ट होता है, बट क्योंकि पेरेंट्स एक और क्रिएटिव आइडिया नहीं ढूंढ पाते हैं एंड दे चूज टू नैग द चाइल्ड, इसलिए रिलेशन खराब होता है. तो एट द एंड द पोएट इज ट्राइंग टू convince both the parents and the children that they should understand each other's point of view. The parents should understand constant naggings would never do good to the child, not to the relationship. And the children should also understand that whatever the parents are doing, they're not doing it to poke fun at them, to enjoy insulting their child. No, they just want you to become the perfect. They just want you to improve every day. And once it is done, the relationship of the child and the parent becomes the best, and the parent's parenting becomes effective, and the child automatically improves. बच्चा जब अपने मन में नेगेटिविटी को खत्म करता है और पेरेंट उसके बारे में थोड़े से सोचने की कोशिश करता है, तो बच्चा अपने आप इम्प्रूव करता है, उसकी लाइफ अपने आप थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है. एंड विद दिस आवर पोएम इज ओवर. आई होप ये वाली पोएम आपको सबको समझ में आई होगी. अगर कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो यू प्लीज राइट इट डाउन. आई विल श्योरली सॉल्व ऑल योर डाउट्स. चलो अब जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या सीखा इसमें आज, क्या लर्निंग आउटकम है. सबसे पहले कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. मैंने कॉम्पिटेंसी में भी यही चीज़ बताई थी और यहाँ पे भी देखो, अगर कहीं भी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, कहीं भी आप ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, या क्या सामने वाले ने आपके लिए अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, तब कोई भी रिलेशन, चाहे वो एक पेट और एक पेट पेरेंट का भी रिलेशन हो, सिबलिंग्स का हो, मदर चाइल्ड का हो, फादर मदर का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन इस दुनिया में विदाउट कम्युनिकेशन नेवर वर्क्स. द रिलेशनशिप नेवर वर्क्स विदाउट कम्युनिकेशन. सो वी नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन दैट कम्युनिकेशन का कभी भी गैप नहीं आना चाहिए. वी शुड ऑलवेज हैव एकदम एकदम बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए चीज़ों के बारे में, चाहे चीज़ें अच्छी हों चाहे बुरी हों, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं. एंड सेकेंड इज जनरेशन गैप. देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो. देखो मैं आपको वो सर्कल से समझा रही हूँ ना कि पेरेंट्स कंसर्न, चाइल्ड्स प्रिवेसी, वो यही है जनरेशन गैप. देखो जो मेरे साथ बचपन में हुआ था वो सेम चीज तुम्हारे साथ बचपन में नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज अ जनरेशन गैप, देयर इज अ गैप ऑफ मॉडर्निटी, देयर इज अ गैप ऑफ इवोल्यूशन, देयर इज अ गैप ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, हर एक चीज इंप्रूव हुई है, हर एक चीज बढ़ी है, एक जनरेशन चेंज हुआ है, तो ऑफ कोर्स वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, वे ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द थिंग, हर एक चीज बदल जाती है. तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी उनके साथ शायद वैसा हुआ था और उन्होंने वैसी ही पेरेंटिंग देखी है. तो ये जनरेशन गैप बच्चों को समझना चाहिए.
और इनफैक्ट चिल्ड्रन जो पेरेंट्स हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो भी उनके बच्चे कर रहे हैं इट इज ड्यू टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ड्यू टू द इवोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजी, और एक पूरे जनरेशन का गैप है। तो उन सब चीज़ों की वजह से पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो उनके बचपन में उनके साथ हुआ है वही सेम आइडियोलॉजीज, वही सेम प्रैक्टिसेस वो अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरी सदी चेंज हुई है, नॉट सदी आई वुड से, एक पूरा जनरेशन चेंज हुआ है। तो ऑफ कोर्स चीज़ें भी चेंज होती हैं एंड दोनों को एक दूसरे की तरफ सेंसिटाइज करना चाहिए, पेरेंट और चिल्ड्रन को। पेरेंट्स बच्चों के बारे में सोचे, बच्चे पेरेंट्स के बारे में सोचे, दोनों ही ग्रैटिट्यूड के साथ अपना रिलेशनशिप को अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट रिलेशनशिप और हर चीज़ उसमें इफेक्टिव हो जाती है। आई होप ये पोम एंड लर्निंग आउटकम्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। जल्दी से मेरे फेवरेट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन राउंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, What is the primary theme of the poem Amanda? अमांडा की प्राइमरी थीम क्या है बच्चों? मैं 5 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी, जल्दी से ABCD करके आंसर लिखना। सबसे पहला है नेचर एंड ब्यूटी। क्या ये नेचर और ब्यूटी के बारे में बात करता है? फ्रीडम एंड कंट्रोल, लव एंड रिलेशनशिप्स, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। इन चारों में से तुम्हें क्या एक बेसिक थीम लगती है? देखो वैसे 2 थीम्स इसमें अप्लाई हो सकती है, बट बेसिक सबसे बिल्कुल पिक्यूलियर चीज जो पोएट हमें समझाना चाह रहा है वो क्या है? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ओके? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इट करेक्टली। एंड यस, ऑल ऑफ यू आई नो सबने सही आंसर दिया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे एंड द आंसर इज फ्रीडम एंड कंट्रोल। क्या है आंसर इसका? फ्रीडम एंड कंट्रोल। फ्रीडम अगर कंट्रोल करोगे बहुत ज्यादा तो बच्चा फ्रीडम के लिए यर्न करेगा, बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दोगे तो कहीं ना कहीं जो सर्विलेंस एंड विजिलेंस होना चाहिए वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो फ्रीडम एंड कंट्रोल शुड गो हैंड इन हैंड। दोनों ही इन दोनों ही पार्ट्स में कभी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और कभी थोड़ा सा रिजिड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। What of the following is not an instruction given to Amanda by her parents or elders in the poem? ऐसा कौन सा चीज है जो इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं आया है अमांडा के पास? सबसे पहला, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, इससे तो शायद पोम ही शुरू होती है, तो आई थिंक ये तो नहीं है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन क्या नहीं है इसमें, ये देखो, सोचो। इंस्ट्रक्शन जो चीज नहीं है, बताओ किस तरीके का इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है? जल्दी से मुझे बताओ। वैसे देखो, अगर मैं कहूंगी ये ABC के ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही इंस्ट्रक्शन की तरह दिख रहे हैं। थर्ड इज जस्ट इट इज एन इंस्ट्रक्शन बट इट इज नॉट कमिंग आउट एज एन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर वैसे अगर इसमें मैं बोलूं बेस्ट 3, ये तो तीनों ही इंस्ट्रक्शंस पोम में दिए गए हैं, लेकिन अगर मुझे बेस्ट सेलेक्ट करना होगा तो मैं C सेलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट, Which of the following characters does Amanda imagine herself in the poem? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अमांडा खुद को इमेजिन करती है पोम में? सबसे पहला क्या है? सिंड्रेला, सेकंड B क्या है? स्नो वाइट, थर्ड है रेपेंजल एंड फोर्थ है बेले। तो देखो बहुत इजी है ये आंसर। लास्ट जो अमांडा की इमेजिनेशन है उसमें वो खुद को क्या मानती है? शी वॉन्ट्स टू बी अ रेपेंजल हु डजंट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर। What is the significance of Amanda's daydreams in the poem? अमांडा की डे ड्रीम की क्या सिग्निफिकेंस है? वो क्यों डे ड्रीमिंग करती है? क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? They reinforce societal norms. They highlight her academic achievements. They symbolize her desire for independence. They emphasize her obedience to authority. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। क्या इन चारों में से क्यों अमांडा के डे ड्रीम्स होते हैं? ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करना। And the answer is they symbolize her desire for independence. क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इच्छा थी, डिज़ायर थी और चाहत थी उसे कि उसे फ्रीडम चाहिए। ये जो सार दिन भर उसको डांट पड़ती रहती थी, उसे उससे मुक्ति चाहिए थी, उसे उससे she wanted a complete silence around her, and that is why she slipped into her dreamy world where she was constantly portraying herself, or she was constantly
putting herself into the characters where everything, or in the settings where everything is silent, where there is freedom. She's the sole inhabitant, where there is isolation and peace. And with this we have come to an end of this particular video. इस पार्ट का, अमांडा के इस वीडियो के एंड पे हम लोग आ चुके हैं. आई होप ये पोम समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, शॉर्ट थीम, स्टाइल, सेटिंग, सब चीज़ें समझ में आई होगी. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. So for any questions, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो you please write it down below. I'll solve your questions. And for your grade 10 preparations, stick to Mission Gyan, and for English, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Thank you. Bye bye.